Hello friends, today we are going to discuss with capital budgeting chapter under financial management subject. As we all know, for each and every firm, for each and every company, financial management is needed. अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है तो कोई भी कंपनी आगे रन नहीं हो सकती है, कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर कैपिटल बजटिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि भाई किस तरह से कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी फर्म है तो उसको किस तरह से कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या फिर असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसके रिगार्डिंग अगर डिसीजन लेना है तो ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। Meaning of capital budgeting. What do you mean by capital budgeting first of all? Sir, capital budgeting is nothing but the one kind of decision कि भाई how to invest in a particular project. सपोज मान लीजिए अगर मेरे पास दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है, अगर दोनों की कॉस्ट है 100 करोड़ रुपीज़ 100 करोड़ रुपीज़, तो मुझे कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि मेरा यहाँ पे रिटर्न यानी कि बेनिफिट जो है वो ज़्यादा हो सके। सिंपल सी बात है, जिसमें मेरा रिटर्न ज़्यादा होगा उसी में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो इट इज़ टू बी नोन एज कैपिटल बजटिंग, नथिंग एल्स। डिसीजन मेकिंग विथ रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म असेट्स एंड कैपिटल प्रोजेक्ट्स और इवेल्युएशन ऑफ एक्सपेंडिचर डिसीजंस which involve current outlays or outflows but are likely to produce benefits over a longer period of time. सर सिंपल सी बात है, अगर मैं अभी के अभी कोई भी आउटफ्लो कर रहा हूँ, कोई भी मैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो उसका रिटर्न सिंपल सी बात है कि मुझे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में मिलने वाला है। सपोज मान लीजिए भाई कोई कैपिटल प्रोजेक्ट हमने डाला हुआ है तो 5 साल का या 10 साल की उसकी लाइफ होगी, तो हमें जो इनफ्लो मिलने वाला है वो 5 या 10 साल तक मिलने वाला है। तो हमें यहाँ पे चेक करना रहेगा कि अगर सपोज मान लीजिए मैं अभी 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो 100 करोड़ का जो रिटर्न है वो मुझे 10 साल के अंदर मिल रहा है। सपोज मान लो मेरे पास अगर 100 करोड़ ही वापस आते हैं तो क्या करना चाहिए, मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर अगर सपोज मान लीजिए 150 करोड़ मुझे मिल रहा है तो मुझे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं अंडर कैपिटल बजटिंग। उसके लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हमें दी गई है जो हम यहाँ पे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फोरकास्ट of likely or expected returns from a new investment project and to determine whether returns are adequate. हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उनको यहाँ पे फोरकास्ट करना रहेगा ताकि हमें पता चल सके भाई हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट था, हमारा जो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसका जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो एडिक्वेट है या नहीं, हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है, हमारे लिए उतना इनफ है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कि भाई सर इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, व्हाई कैपिटल बजटिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज नीडेड। सबसे पहला रहेगा कॉस्ट। एज वी ऑल नो कि भाई लाइफ के अंदर दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर आप यहाँ पे कॉस्ट बेयर कर रहे हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज सब्सटेंशियल, हेंस कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज शुड बी मेड प्रॉपरली। यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज आपने यहाँ पे लगाए होंगे उन सारे के सारे रिसोर्सेज का जो भी रिटर्न वगैरह है वो आपको प्रॉपर मैनर में मिलना चाहिए, क्योंकि उन सब के पीछे आपका कोई ना कोई कॉस्ट लगा हुआ है। नंबर 2 रहेगा आपका टाइम। द इफेक्ट ऑफ डिसीजन इज नोन ओनली इन द नियर फ्यूचर एंड नॉट इमीडिएटली। कैश आउटफ्लोज आर टू बी मेड इमीडिएटली व्हाइल इनफ्लोज और रिटर्न्स अराइजेज ओवर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है, हमने जो भी यहाँ पे डिसीजन लिए होंगे, बट ऑब्वियसली मैं अभी के अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे तुरंत ही उसका रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। मान लो अगर मेरा 5 साल का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर जो भी मुझे रिटर्न मिलने वाला है वो मेरा 5 साल के दौरान मिलने वाला है। तो मुझे यहाँ पे टाइम लिमिट को भी, टाइम फ्रेमवर्क को भी ध्यान में लेकर चलना होगा कि भाई मेरा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कितना टाइम लगने वाला है और कितने टाइम के लिए मेरा आउटफ्लो होने वाला है और कितने टाइम के लिए मुझे इनफ्लो मिलने वाला है। सिंपल सी बात है, तो टाइम भी यहाँ पे आपका फैक्टर रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर 3 रहेगा आपका रिस्क। द लॉन्गर द टाइम पीरियड ऑफ द रिटर्न्स, the greater of the risk or uncertainty associated with the cash flows. Hence, decisions should be taken after a careful review of all available information. सर टुडे हमारे पास जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उन सब को एनालिसिस करते हुए हमें यहाँ पे डिसीजन लेना होगा, क्योंकि जितना हमारा टाइम पीरियड लंबा होगा उतना ही यहाँ पे कैश इनफ्लो का अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, अभी जो पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, अभी हमने जो कोविड-19 चल रहा है, तो सिंपल सी बात है किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई ये टाइम पीरियड में कोरोना वायरस जो भी है वो आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रिस्क रहेगा कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी के लिए। अब सपोज मान लीजिए भाई जनवरी 2020 में कोई कंपनी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व किया है, तो उसके अंदर ये कोई भी कंपनी है उसने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि भाई मार्च के अंदर ये कोविड-19 आ जाएगा और पूरा इंडिया लॉकडाउन में चला जाएगा तो और हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वो सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि कितनी अनसर्टेनिटी हमारे लिए आ सकती है। Irreversibility.
Decisions are irreversible in the nature and hence commitment of resources should be made on proper evaluation. For example, plant and machinery purchased for a textile mill project cannot be used for any other purpose, say refining of crude oil. सर सिंपल सी बात है, एक बार मैं इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी बड़ी मशीनरी या फिर कोई भी बड़ा प्लांट मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो सिंपल सी बात है मेरा पैसा उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे जो भी डिसीजन लेने होंगे वो रैशनल लेने होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रिवर्स यानी कि बैक स्टेप नहीं ले सकते हैं एक बार अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो। Complexity. Decisions are based on the forecasting of future events and inflows. Quantification of future events involves application of statistical and probabilistic techniques. Careful judgment and application of mind is necessary. सर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्यों रहेगी? सिंपल सी बात है कि भाई डिसीजन जो भी है वो पूरा का पूरा फ्यूचर के ऊपर बेस रहेगा कि भाई इन फ्यूचर हमारा सर्टेनिटी कितना रहेगा, हमारा इनफ्लो आने का सर्टेनिटी कितना है, फ्यूचर की इवेंट्स है वो अगर हमने चाही उस तरह से हुआ तो हमारा फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई फ्यूचर के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह वगैरह प्रॉपर्ली करने पड़ेंगे। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो भी है, डेटा वगैरह जो भी है वो हमें प्रॉपर्ली कलेक्ट करना होगा और हमें यहाँ पे स्टेटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिस्टिक कुछ टेक्निक्स वगैरह है जिसका भी हमें यूज़ करना होगा जो हम आगे जाके देखने वाले हैं, और हमें यहाँ पे उसके बेस पे केयरफुल जजमेंट लेना होगा। सरप्लस फंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय फर्म एट सर्टेन कॉस्ट। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, देयर इज नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। सर कुछ भी यहाँ पे फ्री नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट लग रही है। सर मेरे पास तो पैसा था नहीं, मैंने बाहर से बोरो किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने पैसा बाहर से बोरो किया है तो उसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे किया होगा, मतलब यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट हुई है, जिसको हम बोल सकते हैं WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Even internally generated funds have an implicit cost, hence there is no need to obtain a surplus there is a need to obtain a surplus over and above the cost of funds, only then the investment is justified. सर अगर मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे अगर प्रॉपर या फिर एडिक्वेट रिटर्न मिल रहा है, सरप्लस मिल रहा है, तो ही वो मेरे लिए प्रोजेक्ट काम का है, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट मेरे लिए काम का नहीं होगा। सपोज मान लीजिए अगर मैं 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और 100 करोड़ के सामने मुझे 90 करोड़ या 99 करोड़ भी मिल रहा है, तो भी वो प्रोजेक्ट मेरे लिए कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा मैंने दाव पे लगाया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, हाउ इट वर्क्स देखते हैं। सर इसके कुछ हमें स्टेजेस दिए हुए हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे 6 स्टेज है। सबसे पहला हमारा स्टेज रहेगा प्लानिंग। सिंपल सी बात है, आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करें और उसका प्लान करें कि भाई कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो। Identify various possible investment opportunities, determine the ability of the management to exploit or utilize the opportunities, reject opportunities which do not have much merit, and prepare proposals in respect of investment opportunities which have reasonable value for the firm. सिंपल सी बात है सर, मेरे पास यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट में से 2 प्रोजेक्ट तो मेरे कोई काम के ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। सर मेरे पास 3 प्रोजेक्ट बचे हैं, ओके, तो तीनों प्रोजेक्ट का प्रपोजल बनाइए, उसमें से कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, किसमें आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती है, वो हमें यहाँ पे चेक करना रहेगा। दूसरा रहेगा इवेल्युएशन, डिटरमाइन द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटिंग टू दी वेरियस प्रपोजल्स। सर जो भी हमने 3 यहाँ पे प्रोजेक्ट का प्रपोजल बनाया था, अभी अब उसका इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करेंगे कि भाई इन सब के अंदर इनफ्लो हमारा कितना जा रहा है, आउटफ्लो कितना जा रहा है और हमारे पास इनफ्लो कितना आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स दी हुई है, जैसे कि NPV मेथड है, IRR मेथड है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है, एक्सेट्रा। ये सारी मेथड्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी जो हम आगे जाके ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन सिलेक्शन, weigh the risk return trade-off relating to the various investment proposals, compute WACC or cost of capital with the return on equity or return on capital employed from the various proposals, choose the project which will maximize the shareholders wealth. सर सिंपल सी बात है, आप कौन सा यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे सर जिसमें आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हो सकता है, मतलब रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतना रिटर्न भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा, बट ऑब्वियस है तो रिस्क के मुकाबले आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। सपोज मान लो अगर 10% का रिस्क है तो 12% 15% का आपका रिटर्न है, तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें यहाँ पे सबका प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना रहेगा, सारे के सारे प्रपोजल्स का, ताकि हम यहाँ पे एनालिसिस कर सके कि भाई किसके ऊपर हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा मिल सकता है। Then choose the project which will maximize the shareholders wealth. सर सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर्स को उनकी वेल्थ बढ़ाने में इंटरेस्ट होता है। अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती है तो ही कंपनी के मार्केट में शेयर्स बढ़ सकते हैं और तभी वो इन्वेस्टर्स को सामने अट्रैक्ट कर सकती है और उनका भरोसा जीत सकती है। तो यहाँ पे हमें वैसा ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होगा जिसका शेयर होल्डर्स वेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट हो और उसमें इंक्रीमेंट हो।
execution. After deciding on the project to be implemented, obtain the necessary funds for the project, establish the infrastructure और assets और equipments जो भी हमें लाने चाहिए वो हम लाएंगे, acquire the resources and implement the project according to the stipulated time frame. जो टाइम फ्रेम हमने नक्की किया था वो टाइम फ्रेम के डिटर्मिनेशन में ही हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर देना होगा, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम यानी कि वेस्ट ऑफ मनी रहता है हमारे लिए. सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी है तो उसके लिए टाइम को वेस्ट करना मतलब पैसा वेस्ट करना होता है. तो जितना हो सके उतना जल्दी आप उसको एग्जीक्यूशन में डाल दें. जो भी आपने प्रोजेक्ट वगैरह डिसाइड कर लिया कि भाई ये प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, ऊपर के हमने स्टेजेस को पास करते हुए कोई भी एक प्रोजेक्ट को हमने सिलेक्ट किया होगा तो प्रोजेक्ट को हमें एग्जीक्यूशन में डाल देना होगा, और उसके रिगार्डिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स वगैरह इक्विपमेंट्स या फिर रिसोर्सेज जो भी हमें चाहिए वो सारे के सारे हम इंस्टॉल कर देंगे विद इन टाइम फ्रेम पीरियड, और हम हमारा काम चालू कर सकते हैं. नेक्स्ट रहेगा कंट्रोल. obtain feedback reports, capital expenditure progress reports, performance reports, internal audit और inspection reports etc. to monitor the implementation of the project. सर हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन उसका फीडबैक रिपोर्ट्स भी हमें यहाँ पे लेना होगा कि भाई हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरह से हमने सोचा था क्या उसी प्रोग्रेसिव मैनर में हो रहा है, क्या उसका परफॉर्मेंस जो हमने सोचा था उसी तरह से हो आ रहा है, क्या इंटरनल ऑडिट और इंस्पेक्शन के रिपोर्ट्स के बेस पे हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है प्रोजेक्ट का वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल भी ज़रूरी होता है. नेक्स्ट रहेगा रिव्यू. आफ्टर द प्रोजेक्ट इज ओवर, रिव्यू द प्रोजेक्ट टू एक्सप्लेन इट्स सक्सेस और फेलियर और टू जनरेट आइडियाज फॉर द न्यू प्रपोजल्स टू बी अंडरटेकन इन फ्यूचर. सिंपल सी बात है, रिव्यू करना रहेगा क्या हमारे लिए ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है या कि फेलियर रहा है, और हमें यहाँ पे कोई आइडिया जनरेट करने पड़ेंगे नए प्रपोजल के लिए इन फ्यूचर. अगर हम कोई भी नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो कि भाई इसमें जो भी खामियां रह गई है वो अगले प्रोजेक्ट में ना रहे. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिव्यू करने से हमें एक लेसन मिल सकता है कि भाई जो भी हमने यहाँ पे गलतियाँ की होगी वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमारी गलती ना हो. नाउ मूव फॉरवर्ड टू दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सर कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं. नंबर 1, मैनेजमेंट आउटलुक. सर मैनेजमेंट जितना स्ट्रांग रहेगा, जितना प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव रहेगा, उतना ही आपका मार्केटिंग और ग्रोथ अच्छा रहेगा. सिंपल सी बात है, आपका कैपिटल प्रपोजल जो भी होगा उतना ही आपका फेवर में रहेगा, और आपका इनोवेटिव आइडियाज़ आपके जो भी है मैनेजमेंट के जो भी आइडियाज़ है वो यहाँ पे हेल्पफुल हो सकते हैं. तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ये मैनेजमेंट आउटलुक अफेक्ट कर सकता है. कंपटीटर स्ट्रेटेजी भी हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सामने वाला क्या कर रहा है, बाजू वाला क्या कर रहा है, ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है जब कभी भी हम बिजनेस के अंदर है. तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज. सर सिंपल सी बात है, डे बाय डे यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो टेक्नोलॉजीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि भाई हमारे पास जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हो, ताकि हमें बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, उसको बार बार मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े. सिंपल सी बात है. नेक्स्ट रहेगा फिस्कल इंसेंटिव्स. टैक्स कंसेशंस आइदर ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट इनकम्स और इन्वेस्टमेंट अलाउंस अलाउ ऑन द न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. द मेथड फॉर अलाउिंग डेप्रिसिएशन डिडक्शन अलाउंस आल्सो इन्फ्लुएंस न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. कभी कभी गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि भाई अगर आप पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम आपको इतना टैक्स का बेनिफिट देंगे, इतना. कोई भी पर्टिकुलर नई मशीनरीज अगर आप लेते हो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आई हुई है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो गवर्नमेंट आपको बोले कि भाई इसका डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हम आपको ज़्यादा देंगे, इतने साल तक देंगे. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिस्कल इंसेंटिव्स वगैरह जो भी है उसके बेनिफिट्स वगैरह कितने मिल सकते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, वो भी हमें यहाँ पे डिस्कस करने होंगे जब कभी भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं. तब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स. अ न्यू इक्विपमेंट make the workshop a pleasant place and permit more socializing on the job. The effect would be reduced absenteeism and increased productivity. It may be difficult to evaluate the benefits in monetary terms, and as such we call this the non-economic factor. सर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या होगा कि सर जो भी हमने नया इक्विपमेंट यहाँ पे लाया है हमारे वर्कशॉप के अंदर, ठीक है, तो वो एरिया कैसा होगा, वो एटमॉस्फेयर कैसा होगा, क्या वहाँ पे वर्कर्स जो भी है, लेबर्स जो भी है, वो ठीक से ढंग से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे प्लेजेंट एटमॉस्फेयर रहेगा कि नहीं रहेगा, ताकि उनकी एफिशिएंसी का लेवल बढ़े. सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो हमें मॉनेटरी टर्म्स में उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट दे अफेक्ट आवर डिसीजन. ये हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट रहेगा अपना टॉपिक रैशनल ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. सर रैशनल ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब क्या होगा कि भाई कैपिटल डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं. सर यहाँ पे जो भी आप कैपिटल डिसीजन लोगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे, वो आपकी दो चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है. आइदर वो रेवेन्यू को बढ़ा सकता है, आइदर वो कॉस्ट को कम कर सकता है. ऐसा होना चाहिए. सिंपल सी बात है. तो ये मेन दो ही चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होगा. आइदर वो हमारे रेवेन्यू को इंक्रीज करे और आइदर हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करे. तो वही हमारे लिए रहेगा रैशनल ऑफ कैपिटल डिसीजन, नथिंग एल्स.
प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज इन कैपिटल बजटिंग, फ्यूचर अनसर्टिनिटी रहती है। टाइम एलिमेंट, सिंपल सी बात है सर, हमारा टाइम एलिमेंट तो बहुत ही यहाँ पे लंबा रहेगा। मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, सर ये यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई कितना हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, वो कभी कभी मेजर करना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसमें कुछ डिफिकल्टीज वगैरह भी आ सकती है। तो ये हमारे लिए रहेंगे प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज इन कैपिटल बजटिंग। नाउ टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कि भाई कितने टाइप्स के कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रहेगा सर फॉर न्यू फर्म। न्यू फर्म के लिए तो सर पूरा का पूरा नया ही इंस्टॉलेशन करना है, तो उसके लिए तो न्यूली इंकॉर्पोरेटेड कोई भी फर्म है तो उसके लिए तो पूरा का पूरा न्यू प्लांट से लेके नई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से लेके सब कुछ पूरा का पूरा नया सेटअप ही करना है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे भी आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा रहेगा फॉर एग्जिस्टिंग फर्म। एग्जिस्टिंग फर्म के लिए सर यहाँ पे कुछ हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, देखते हैं। रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन, सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पे रिप्लेस करना होता है, कुछ चीज़ों को हमें मॉडर्नाइज करना होगा टाइम बाय टाइम। सिंपल सी बात है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, ऐसे कोई भी प्लांट वगैरह मशीनरीज वगैरह है तो उसको हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है या फिर उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे हमारे डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है तो उसके बेस पे हमें उसमें मॉडर्नाइजेशन करना भी ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट रहेगा एक्सपांशन। सर अगर मैं एक्सपांशन करना चाहता हूँ तो भी सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे कैपिटल बजटिंग डिसीजन की जरूरत पड़ सकती है। डाइवर्सिफिकेशन, सर अगर मैं पर्टिकुलर बिजनेस से कोई नई प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई होना चाहता हूँ, प्रोडक्ट लाइन में पूरा का पूरा नया क्रिएट करना चाहता हूँ, पूरा का पूरा नया मार्केट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे कैपिटल बजटिंग की जरूरत पड़ सकती है। सर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द डिसीजन सिचुएशन, कि वैसे कौन कौन से सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन का मतलब क्या होगा, सर मेरे पास दो प्रोजेक्ट है तो अगर मैं एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो दूसरा सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटी जो भी है उसको फॉरगॉन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप दो प्रोजेक्ट एक साथ नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास 100 करोड़ का फंड है और आपके पास दो प्रोजेक्ट है 100 करोड़ के ही, तो आप दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिमिटिंग फैक्टर रहेगा फाइनेंस। इसलिए हम यहाँ पे जो भी ज़्यादा जो भी हमारे लिए ऑल्टरनेटिव बेटर होगा उसी ऑल्टरनेटिव को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसी के बेस पे हम डिसीजन लेंगे। इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन के अंदर हमें एक को सिलेक्ट करने से दूसरे को फॉरगॉन करना रहेगा। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस। Accept reject decisions occurs when a proposal is independently accepted or rejected without regard to any other alternative proposal। यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो डिसीजन रहेगा वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इंडिविजुअल रहेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। कंटीजेंट डिसीजन, सिंपल सी बात है, समटाइम्स द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज कंटीजेंट टू सम अदर डिसीजंस। फॉर एग्जांपल कंप्यूटराइजेशन ऑफ द बैंक ब्रांच मे रिक्वायर नॉट ओनली एयर कंडीशनिंग बट ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ सम स्टाफ मेंबर्स टू अदर ब्रांचेज। सिंपल सी बात है सर, अगर मैं पूरी की पूरी बैंक को कंप्यूटराइज करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे नए स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, स्किल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्टाफ को भी भेजना पड़ेगा। एज वेल एज पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर मेरा एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटराइज अगर होगा तो बैंक, सिंपल सी बात है, इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। तो ये हमारे लिए रहेगा कंटीजेंट डिसीजन, जो पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहता है। नाउ एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रपोजल। सर इसका हम कॉस्ट और बेनिफिट प्रपोजल कैसे, मतलब किस तरह से उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है, कैश फ्लो। कैश फ्लो को आपको ध्यान में रखना होगा। कैपिटल बजटिंग के अंदर हमें जितनी भी मेथड्स यहाँ पे दिए हैं उन सब के अंदर हमें कैश फ्लो को ही ध्यान में लेना है। सिंपल सी बात याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे जो भी टेक्निक्स दिए हैं उन सब के अंदर हमें कैश फ्लो को ही ध्यान में रखना है। एक ही मेथड ऐसी है जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट को ध्यान में लेना होगा, जो रहेगी हमारी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो कुछ हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो दिया है, देख लेते हैं। सबसे पहला रहेगा आपका ओरिजिनल और इनिशियल कैश आउटफ्लो। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बोला था, आप कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट करो तो उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आपका यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है। तो आउटफ्लो में कैश ओरिजिनल जो इनिशियल आउटफ्लो है, मतलब बिगिनिंग को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो आउटफ्लो आपको लगाना पड़ेगा, जो पैसा आपको लगाना पड़ेगा, वो पैसा कौन कौन सा हो सकता है। नंबर 1 इंस्टॉलेशन कॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज़, नया प्रोजेक्ट हो, कोई भी नया प्लांट हो, नया मशीनरी हो, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट यहाँ पे आपके लिए इनिशियल आउटफ्लो कहलाएगा। देन सम कॉस्ट। सम कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि अगर जो आपने डिसीजन एक बार ले लिया है, अब वो आपका इरिवर्सिबल रहेगा, मतलब उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। एक बार जो आपका पैसा लग चुका है, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक बार इन्वेस्ट हो चुका है, वो भी आपका वापस नहीं आएगा। इट इज़ टू बी नोन एज सम कॉस्ट। पर्टिकुलर मान लो अगर आपने प्लान के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने लैंड ले लिया है, प्लॉट ऑफ लैंड अगर आपने ले लिया है, तो सिंपल सी बात है, वो आपने फैक्ट्री के लिए लिया होगा तो आपके लिए वन काइंड ऑफ सम कॉस्ट रहेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होगा, सर
टू गेट द वन बेटर अपॉर्चुनिटी, हमने सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो भी है उसको फॉरगॉन किया होगा, तो ये हमारे लिए नथिंग एल्स बट वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सर हमने प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर दिया लेकिन उसको रन करने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी हमारे लिए वन काइंड ऑफ आउटफ्लो कहलाएगा। तो ये हमारा कैश फ्लो जो भी होगा उसके एनालिसिस में हम इसको भी ध्यान में लेंगे कि भाई एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारा कितना रहेगा डे टू डे। नेक्स्ट रहेगा हमारा सब्सिक्वेंट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। सब्सिक्वेंट इनफ्लोज एंड आउटफ्लो में कौन कौन से आ सकते हैं? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट or the initial outflow of the project is expected to generate a series of cash inflows in the form of cash profits contributed by the project। सर जो भी मैंने यहाँ पे कैश आउटफ्लो किया है वो मुझे कैश इनफ्लो यानी कि प्रॉफिट के फॉर्म में कैश इनफ्लो जनरेट होता दिखाई देगा। दिस कैश इनफ्लोज मे बी सेम एवरी ईयर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट और मे वेराई फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। द टाइमिंग्स ऑफ द इनफ्लोज मे ऑल्सो बी डिफरेंट। सिंपल सी बात है सर, मुझे हर साल यहाँ पे जो इनफ्लो मिलने वाला है वो इनफ्लो मेरा सेम भी हो सकता है या फिर अलग अलग डिफरेंट भी हो सकता है। द कैश इनफ्लोज मोस्टली अकर एन्युअली बट इन सम केसेस में अकर हाफ ईयरली और बाय एन्युअली ऑल्सो। सिंपल सी बात है, कैश फ्लो जो भी हमें यहाँ पे नॉर्मली अकर होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि एन्युअली होता है, पूरे साल का हम लेते हैं, लेकिन अगर हाफ ईयरली और बाय एन्युअली भी हो सकता है कुछ केसेस के अंदर। दिस कैश इनफ्लोज जनरेटेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में ऑल्सो बी कॉल्ड ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सर यहाँ पे जो भी हमें कैश फ्लो जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग कैश फ्लो बोलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कैपिटल बजटिंग के सम्स करने के टाइम पे हमें खाली कैश फ्लो को ध्यान में रखना है। बस ये कैश फ्लो का बाइफर्केशन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हम वहाँ पे ठीक से ढंग से कर सके। नेक्स्ट रहेगा हमारा टर्मिनल कैश इनफ्लोज। टर्मिनल कैश इनफ्लो का मतलब क्या होगा? द कैश इनफ्लो फॉर द लास्ट ईयर विल ऑल्सो इंक्लूड द टर्मिनल कैश फ्लोज इन एडिशन टू एनुअल कैश इनफ्लोज। टू कॉमन टर्मिनल कैश इनफ्लोज में अकर इन द लास्ट ईयर। सबसे पहला सर, एक तो हमने जो भी प्लांट मशीनरी वगैरह जो भी डाला होगा उसका स्क्रैप वैल्यू हमें मिलेगा, सर वो एडिशनल मिलने वाला है। जो एज यूजुअल हम हर साल जो इनफ्लो कमाते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो तो हमें मिलने ही वाला है। उसके अलावा लास्ट ईयर में हमें क्या मिल सकता है? तो सर हमें मिल सकता है हमारा स्क्रैप वैल्यू, जो भी प्लांट और मशीनरी हमने डाला था उसका हमें क्या मिल सकता है? स्क्रैप वैल्यू मिल सकता है, एक वो हमारे लिए रहेगा। दूसरा रहेगा सर जो वर्किंग कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया था बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट के टाइम पे, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, वो वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट मेरा वापस आने वाला है। तो सिंपल सी बात है वो भी मेरा टर्मिनल कैश फ्लो में ऐड हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखना, आप 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वर्किंग कैपिटल का और आपको एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट से मान लीजिए अगर 5 साल है तो या 10 साल है तो 5वें साल के एंड में या 10वें साल के एंड में वो पैसा आपको वापस मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें टर्मिनल कैश फ्लो में ध्यान में लेना होगा, स्क्रैप वैल्यू एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट रहेगा हमारा इंक्रीमेंटल अप्रोच टू कैश फ्लोज। इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब क्या होगा? तो सर ये पर्टिकुलर बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको सम के अंदर ही समझा दूंगा कि भाई ये किस तरह से इंक्रीमेंटल वर्क करता है। नाउ टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग के अंदर बेसिकली सर जो भी टेक्निक्स है ना 4 या 5 ही मेन टेक्निक्स है और उसी के बेस पे हमें कैपिटल करने होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग के सम की जो मेथड है वो सेम ही रहेगी। अगर आपको कोई भी सम करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर चीज़ें 4 या 5 कॉलम जो हमें बनानी है वो फिक्स ही है कि ये 4 कॉलम तो सर हमें ज़रूरत पड़ेगी एंड पड़ेगी। तो वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन से मेथड्स रहेगी, डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स हमें दी हुई है। सर ट्रेडिशनल मेथड की अगर बात करें तो पेबैक पीरियड एंड अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। सर इसके अंदर क्या होगा? सर पेबैक पीरियड के अंदर सिंपल सी बात है कि भाई मैंने जो पैसा लगाया वो कितने टाइम पीरियड में मुझे वापस मिलने वाला है। एग्जांपल लेते हैं सर, अगर मैं 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूं और अगर हर साल मुझे 3-3 लाख रुपए का कैश इनफ्लो मिल रहा है, अगर मेरा 5 साल का प्रोजेक्ट है तो सर 5 साल में मुझे कितना मिलेगा? तो सर 15 लाख रुपए मिल जाएगा कैश फ्लो। वेरी गुड, फाइन इनफ। तो सर यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म कैश फ्लो है, यस यूनिफॉर्म है। तो आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाय 3 कर दो, 3 लाख कर दो तो आपको मिल जाएगा 3.33 ईयर्स, मतलब 3 साल और 4 महीने के अंदर आपको ये आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। उसके बाद रहेगा अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सर मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, मेरा हर साल प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना मैं अर्न कर रहा हूँ, तो मेरा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर मेरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो भी मैं यहाँ पे जान सकता हूँ और उसके बेस पे मैं अपना कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले सकता हूँ कि सपोज मान लीजिए अगर मेरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो भी है वो 10% का आ रहा है और मेरा WSEC जो है वो 12% का है तो मुझे ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।
उसके बाद जो एडवांस मेथड जो भी हमारे पास है सर, टाइम एडजस्टेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स है, उसके अंदर में कुछ 5 मेथड यहाँ पे दी हुई है सर। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ देखनी है वो 3 मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये 3 मेथड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान में रखना। बाकी सारे की भी सम करेंगे, लेकिन मेन जो हमारे सम्स होंगे वो ये 3 मेथड के ही होंगे। लेट्स स्टार्ट विद दी पेबैक पीरियड मेथड। सर पेबैक पीरियड मेथड में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई मेरा कितने टाइम में पैसा वापस आने वाला है। देखते हैं व्हेन कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्म का मतलब होगा इक्वल रहता है हर साल। तो सिंपल सी बात, एक ही फॉर्मूला आपको डालनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, 10 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, 3.33 ईयर्स में आपका पैसा वापस। सर अगर कैश फ्लो हमारा यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या करना है? तो सर सिंपल सी बात है, वो जो हम CF निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा है। तो कैश फ्लो हमें 5 साल सपोज मान लीजिए दे दिए, तो हमें 5 साल का कैश इनफ्लो लिख देना है और हमें उसका CFI निकालते जाना है, क्यूमुलेटिव उसको करते जाना है, कैश फ्लो निकालते जाना है CCF, और कौन से साल में हमारा कवर हो रहा है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम सम के अंदर प्रैक्टिकली देखेंगे। दूसरा मेथड है अपना अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं सर? सिंपल सी बात है, एवरेज नेट इनकम डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और एवरेज नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। सर ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? तो सर सिंपल सी बात है, अगर एवरेज नेट इनकम के बेस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के बेस पे मैं निकाल रहा हूँ परसेंटेज, सपोज मान लीजिए मेरा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो मैं डिवाइड बाय 10 लाख कर दूंगा। सपोज मान लीजिए मेरा प्रॉफिट अगर 1 लाख है तो 1 लाख ऊपर आ जाएगा, नीचे 10 लाख आ जाएगा, तो 10% मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न रहता है। सर सपोज मान लीजिए एवरेज इन्वेस्टमेंट आप किसको बोलोगे? सिंपल सी बात है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे लिए हो जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। सपोज मान लीजिए कि अगर मेरा 10 लाख का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था और मेरा स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5 लाख रहता है, और 1 लाख की अगर मेरी नेट इनकम है तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, तो हो जाएगा मेरे 20% एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट रहेगा हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब क्या होगा? एज वी ऑल नो कि माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ 1 रुपी टुडे रिसीव्ड, वैल्यू ऑफ 1 रुपी रिसीव्ड टुडे इज मोर देन द वैल्यू ऑफ 1 रुपी रिसीव्ड टुमारो। सर मैं जो कल 1 रुपया मिलने वाला है मुझे, उससे बेटर है कि आज जो मुझे 1 रुपया मिल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि अभी मैं आपको 1 लाख रुपए दूँ और 1 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए दूँ, तो आप क्या पसंद करोगे? सर सिंपल सी बात है, अभी दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है? बट ऑब्वियस है कि भाई टुडे यानी कि आज की डेट में जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू जो भी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारे कैपिटल बजटिंग के लिए। सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें जो इनफ्लो मिलने वाला है वो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 इस तरह से मिलने वाला है। तो उन सब का आज की डेट में वैल्यू कितना है, आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू कितना है, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, और उसी के बेस पे माय डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर दिस प्रोजेक्ट इज फ्रूटफुल टू मी और नॉट। सिंपल। तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। इसके लिए हमें फाउंडेशन में हमने पढ़ चुके हैं एक टॉपिक के टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एन्युइटी में भी हमने देखा था, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमने देखा था कि भाई व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर मैं पर्टिकुलर अमाउंट 3 साल के बाद मुझे रिसीव हो रहा है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? तो दैट इज़ नथिंग बट दी प्रेजेंट वैल्यू। तो सिंपल सी बात है सर, इसके अंदर आपका एक्सेप्टेंस रूल किस तरह से होगा? सर अगर मेरा एनपीवी 0 से ज़ीरो से ज़्यादा है तो मेरे लिए क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब ये होगा सर मैं 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरा जो कैश इनफ्लो आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ रहा है वो 10 लाख से ज़्यादा है। मतलब मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो मुझे 5 साल में जो मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में जो वैल्यू है वो 10 लाख से ऊपर है, तो मुझे वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। सर अगर 0 से कम आया तो एनपीवी, तो सिंपल सी बात है सर मेरा 10 लाख से वो कम आएगा, मतलब नेगेटिव में जा रहा है। सपोज मान लीजिए अगर मैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 5 साल का प्रोजेक्ट है और उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो 9 लाख रुपए है, तो 9 लाख माइनस 10 लाख करोगे तो -1 लाख हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर सर एनपीवी 0 है तो सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके लिए इंडिफरेंस पॉइंट रहेगा, यू मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। अब करे या ना करे कोई फर्क पड़ता नहीं, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। सर दूसरा रहेगा हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड किस तरह से वर्क करता है? सर सिंपल सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो। ये हमें रेशो दिखाता है
किसका रेशो दिखाता है कि अगर मैं 1 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो उसका कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है। ये नेवर बी जीरो, आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन 1 या फिर लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 हो सकता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैं 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कैश इनफ्लो जनरेट करने की कैपेसिटी कितनी है। सर अगर वो 1 रुपये से ज़्यादा है तो मेरे लिए क्या होगा, एक्सेप्ट करना रहेगा। सर अगर 1 रुपये से कम है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा प्रोजेक्ट को इमीडिएटली। और सर अगर वो इक्वल टू 1 है तो मैं एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं है। एनपीवी के अंदर हमने देखा था कि वह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से हमें मिलता है एनपीवी, और हम इस तरह से एनपीवी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैं आपको सम के अंदर बताऊंगा। पीआई का मतलब क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसको हम बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी बोल सकते हैं। और ये हमारे लिए रेशो रहेगा कि 1 रुपये अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके सामने कैश इनफ्लो जनरेशन कैपेसिटी कितना है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट रहेगा हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड हमें किस तरह से यूजफुल होगा। सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होगा कि सर मैं जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ उसमें से मुझे कितना मिनिमम पर्टिकुलर परसेंटेज रेट ऑफ परसेंटेज का रिटर्न मिलना चाहिए ताकि मुझे लॉस ना हो, मतलब मेरा एनपीवी वहाँ पे ज़ीरो हो। तो सर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया नहीं होगा, यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए जो हमें रेट देते हैं वो रेट यहाँ पे दिया नहीं होगा, लेकिन वो रेट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा माय डियर फ्रेंड्स। इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो सर वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो कौन सा रेट ऑफ डिस्काउंट होगा कि जहाँ पे हमारा एनपीवी ज़ीरो होगा। तो सर हमें यहाँ पे वो कैलकुलेट करना होगा, वो मैं आपको सम के अंदर बताऊंगा किस तरह से वो पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है। ये उसकी एक फॉर्मूला दी हुई है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की। सर इसमें हमें ट्रायल एंड एरर मेथड ही करनी होगी। सिंपल सी बात है, 2 रेट हम यहाँ पे लेंगे। एक रेट होगा हमारा वो जहाँ पे हमारा एनपीवी लेस देन 0 आए, और दूसरा रेट हमारा होगा वो जिससे हमारा एनपीवी ग्रेटर देन 0 आए, और उन दोनों का डिफरेंस लेते हुए हम यहाँ पे आईआरआर को ले सकते हैं। सर अगर मेरा आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा आया, मतलब मेरा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से जो रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा है, के का मतलब होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिटर्न ज़्यादा है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर वो कम है तो मैं रिजेक्ट करूंगा, और अगर इक्वल टू के है तो मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट कुछ भी करूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें बस यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म जो भी दिए आईआरआर है, के है, उन सबको हमें ध्यान में रखना होगा। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर कम है तो मैं रिजेक्ट करूंगा, और अगर इक्वल है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कुछ भी करो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये देख लिया हमने मेन 3 टेक्निक। सर चौथी टेक्निक यहाँ पे हमें दी हुई है डिस्काउंटेड पे बैक मेथड। पे बैक मेथड का मतलब क्या होगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में ही पे बैक पीरियड के टाइम पे कि सर अगर मैं 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, और मुझे हर साल उसमें से 3-3 लाख रुपए का कैश फ्लो मिलने वाला है 5 साल तक, तो सर टोटल हो गया उसका 15 लाख। लेकिन वो सिंपल पे बैक है, सिंपली मैंने अगर वो कैलकुलेट किया तो 15 लाख रुपए दिख रहा है, बट व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 15 लाख रुपीज टुडे, आज की डेट में उसका वैल्यू कितना है। इट इज टू बी नोन एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो, नथिंग एल्स। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्काउंटेड पेबैक मेथड हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड एनुअल कैश इनफ्लो, कि सर अगर मेरा यूनिफॉर्म कैश फ्लो है तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना है, तो उसके बेस पे मेरा यहाँ पे पेबैक पीरियड फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये हम सम के अंदर देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट रहेगा अपना कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग का मतलब यही होगा कि आप यहाँ पे जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें आपको मैक्सिमम रेवेन्यू होना चाहिए जनरेट, कैश फ्लो आपका मैक्सिमम जनरेट होना चाहिए, और आपका जो कैपिटल का प्रोजेक्ट है, जो भी कॉस्ट है आपका पर्टिकुलर मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर वो कवर हो, और आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो, उसी को हम कैपिटल रेशनिंग बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।